जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके कमिंग टेस्ट के हवाले से है। सेकंड ईयर ग्रुप ए एंड ए जो ऊपर सेक्शन है दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों का जो कमिंग टेस्ट है उसमें आपने चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 19 है। तो 14 और 15 का पेयर है और 19 का 17 के साथ पेयर है। तो 17 चैप्टर आप लोगों ने प्रीवियस टेस्ट में कर लिया था, 19 इसमें कर लेंगे। आपके दोनों ये जो पेयर है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट आर्टिकल है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट आर्टिकल है। इस टॉपिक में आपने एक ये राइट हैंड रूल की डिफाइन करनी है। दूसरा इसमें से एमसीक्यूज याद रखना है कि फर्स्ट टाइम करंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो ओरिस्टेड नामी साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था और इसको ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। इसमें बेटा क्या होता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको उसको हमने कार्डबोर्ड में से पास आउट किया हुआ है। उसकी साइडों पे ये हमने कंपास नीडल्स रखी हुई हैं। जैसे इसमें से करंट पास आउट करेगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये जो कंपास नीडल है ये टेंजेंट टू द सर्कल फ्लेक्स को करेगी, जो ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास जो प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोड्यूस होगी वो सर्कल की फॉर्म में होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मीन करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग है। और इसमें आपने ये याद रखना है कि जो अ, हमारे पास अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है साइड इन्फॉर्मेशन में, कि अगर हमारे पास दो वायर जिसमें करंट पैरेलल फ्लो कर रहा हो, ये इसमें दो वायर्स जो जो कि आपस में पैरेलल पड़ी हैं, उनमें करंट अगर एंटी पैरेलल फ्लो करे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और जो अगर हमारे पास दो वायर्स हैं पैरेलल पड़ी हुई हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है, तो उसमें अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो उस रोड की ओरिएंटेशन, उसमें फ्लो करने वाले करंट और उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। एडिशनली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो फाइनली इसका एक्सप्रेशन बनता है जो आपने उधर प्रूफ करना है, एफ वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेटा यूनिट होता है टेस्ला और इसका एक ओल्ड यूनिट है गोजिस। और 1 टेस्ला 10⁻⁴ गोजिस के या 1 गोजिस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। और 1 टेस्ला अपने ऐसे यूनिट में 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल है। उसके बाद बेटा इसमें से आपने याद रखना है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में करंट फ्लो कर रहा है उसमें, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। पेंडिकुलर पड़ा है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का आर्टिकल है बेटा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एज ए शॉर्ट एमसीक्यू बहुत अहम आर्टिकल है। मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी डॉट ए के इक्वल है। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर है। और मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर प्लेन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। और मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा मिनिमम होगा अगर प्लेन उसके क्या हो, वो पैरेलल हो। प्लेन पैरेलल होगा तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर बेटा पैरेलल हो जाएगा। तो एंगल हमारे पास फ्लक्स जो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो बेटा वेबर है। और वहां से अगर आप बी मीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट निकालें तो वो बनता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और 1 वेबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर याद रखें। एम्पेयर लॉ का स्टेटस लॉन्ग है, पेपर में लॉन्ग आएगा विद इट्स एप्लीकेशन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है। और इंतहाई अहम आर्टिकल है बेटा, इसमें आप लोगों ने ये एम्पेयर्स लॉ का यूज करके ये अपने प्रूफ करना है। B इज इक्वल टू n म्यू नॉट टाइम I। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इफ वी कट द सोलेनॉइड टू इन इक्वल पार्ट्स तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा अगर हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने पे डबल हो जाएगी,
लेंथ डबल करने पे हाफ हो जाएगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड फाइंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिप राइट हैंड रूल, जिसमें कर्लिंग फिंगर करंट की डायरेक्शन और थंब मैग्नेटिक फील्ड की सीमत को बताता है। फिर डियर स्टूडेंट, इंतहाई अहम आर्टिकल है 14.5, पेपर के पॉइंट व्यू से लॉन्ग है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल निकालना है, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है F इक्वल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर बेटा कोई चार्ज रेस्ट में हो तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स, बेशक वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सेम इसी तरह कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में या उसके एंटी पैरेलल जा रहा है तो फोर्स जीरो लगेगी, चूंकि थीटा जीरो और 180 बनेगा। और अगर वो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो फोर्स बेटा मैक्सिमम लगेगी। उसके बाद ये शॉर्ट आर्टिकल है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप याद रखें कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लोरेंट्ज फोर्स एडिशनल शॉर्ट में पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज मीन बाय लोरेंट्ज फोर्स। इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी एप्लीकेशन है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेटर में यूज होती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लॉ के रिस्पेक्ट से, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से बहुत अहम है। चार्ज टू मास रेशियो का बेटा मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो उसकी होगी जिसका मास कम होगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी। ये इसकी फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चार्ज टू मास रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं या बी बढ़ाएं, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू होती है। और इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू आप याद रखें 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 to 11 कूलम पर किलोग्राम। फिर बेटा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक लॉन्ग आर्टिकल है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम को एंटर करवाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करती है। तो उसकी डिफ्लेक्शन की वजह से स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज भी नजर आती है। इसके मेजर पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और स्क्रीन आता है। और इसमें जो ग्रिड होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। एनोड सिस्टम जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, फोकसिंग नोड और एक्सेलरेटिंग नोड। इनका काम स्कैटर्ड बीम को पैरेलल बनाना, एक हमारे पास सिंगल बीम की सूरत में लेके आना, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करना होता है। इलेक्ट्रॉन गन का पर्पस होता है इसमें फिलामेंट कैथोड लगा होता है जो कि हमारे पास क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाता है। इसमें एक टाइम बेस्ड जनरेटर होता है जो साटूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है। और लास्ट पे आपने इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है। इससे हम किसी भी सिग्नल की पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और उसकी जो फेज है वो फाइंड कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है स्क्रीन के ऊपर सिग्नल का स्टेशनरी नजर आना। और ये बेटा तब पॉसिबल होगा जब दोनों सिग्नल जो हमने एक्स और वाई पे दिए हुए हैं उनकी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसमें एंड इसमें आपने प्रूफ करना है टाउ इज इक्वल टू आई एल बी कोज ऑफ अल्फा। कोज अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मिनिमम होगा, अगर प्लेन पैरेलल है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। और दिस आर्टिकल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गलवानोमीटर। ये गलवानोमीटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल है और गलवानोमीटर इटसेल्फ एक लॉन्ग है। और ये दो तरह से लॉन्ग में आएगा। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज गलवानोमीटर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो आप लोगों ने ये आर्टिकल लिखना है यहाँ तक, यहाँ तक मीटर स्केल अरेंजमेंट तक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज गलवानोमीटर, व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ गलवानोमीटर, तो अगर सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस किया जाए तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। करंट सेंसिटिविटी क्या है, वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम एक गलवानोमीटर को सेंसिटिव कैसे कर सकते हैं, डेड बीट गलवानोमीटर क्या होता है, अप टू फोन, ये सारी चीजें। एम्पेयर मीटर एक मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा गलवानोमीटर की। गलवानोमीटर के पैरेलल में जब हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो गलवानोमीटर एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और एम्पेयर मीटर को हमेशा बेटा सीरीज में लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए। और इसी तरह अगर हम गलवानोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो वो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। और वोल्ट मीटर जो है ये हमेशा सर्किट में कैसे लगाते हैं, ये हमेशा इसको पैरेलल में लगाया जाता है, हमेशा इसको पैरेलल में लगाया जाता है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई रखी जाती है।
एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस लो रखी जाती है। और ओहम मीटर गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें हम सेल भी यूज करते हैं, जस्ट रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं, और ये रेजिस्टेंस को रीड करने के लिए यूज होता है। एवोमीटर लॉन्ग में आ सकता है। एवोमीटर का मल्टीमीटर भी इसको बोलते हैं।